चाहे वह गोल्डन रॉक ट्रांसफॉर्मेशन हो, क्रोनोक्रोक ट्रांसफॉर्मेशन हो या सेलेस्टियल फॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन, ये सभी ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में श्रेष्ठ थे। फिर भी इनमें से कोई भी पांचवें क्रम का नहीं था। यहां दो चतुर्थ क्रम और एक तृतीय क्रम की स्थिति थी, जिनकी लड़ाकू क्षमता शून्य के बराबर थी। तो आखिर हो क्या रहा है? तेजस और विवेक क्या सोच रहे हैं? क्या उन्हें इस बात का एहसास है कि अगर दीपक और गौरव को कुछ हो गया तो मुख्यालय उन्हें बख्शेगा नहीं? प्रतिभा के मामले में दीपक और गौरव न सिर्फ यहाँ के सबसे बेहतरीन छात्र थे, बल्कि पूरे रिडेम्पशन सोसाइटी में सबसे उत्कृष्ट थे। उनसे उम्मीदें भी सबसे ज्यादा थीं। उन्हें काली सिटी क्यों भेजा गया था? क्योंकि यह स्थान केंद्रीय प्राधिकरण से काफी दूर था और यहाँ समस्याओं का सामना करने की संभावना अपेक्षाकृत कम थी। और अब अपने स्तर से कहीं अधिक शक्तिशाली राक्षसों का शिकार करने निकले थे। गौतम अकादमी में बेचैनी बढ़ गई थी जब गुप्त रूप से पीछा कर रहे अभयराव ने देखा कि ये 5 युवक पहाड़ पर चुपचाप चढ़ रहे थे, तो वह भी हैरान रह गए। वह जानते थे कि तेजस इस मिशन का नेतृत्व कर रहा, लेकिन उनका यह शिष्य कुछ ज्यादा ही दुस्साहसी था। चांदनी और गौरव को ले जाना समझ में आता था। दोनों ही चौथे क्रम के अद्वितीय क्षमताओं वाले योद्धा थे और गौरव का क्रोनोक्रोक परिवर्तन युद्ध के मैदान पर नियंत्रण के लिए बहुत प्रभावी था। लेकिन दीपक को साथ लाना? दीपक में न शारीरिक कौशल था और न ही युद्ध क्षमता। उसे लड़ाई में सहारा देने की बात तो दूर, क्या वे उसका ख्याल भी रख सकते थे? दरअसल सिर्फ गौतम और अभयराव ही नहीं, बल्कि खुद टीम के सदस्य भी आश्चर्यचकित थे। टीम के रवाना होने से ठीक पहले गौरव और चांदनी भी ये देखकर स्तब्ध रह गए थे कि तेजस दीपक को साथ ला रहा था। बेशक उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे इस यात्रा के असली उद्देश्य से अनजान थे। उनके मन में यह विचार था कि यदि दीपक को भी साथ लाया गया है तो हो सकता है कि वह राक्षस इतना शक्तिशाली न हो जिसे वे शिकार करने जा रहे हैं। विवेक, जो सबसे आगे चल रहा था, थोड़ा चिंतित था। उसे अंदाजा नहीं था कि उसके गुरु गौतम इस मिशन के लिए उनकी टीम की संरचना के बारे में जानकर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। छोटे तेजस, विवेक ने मन ही मन सोचा, अगर तुमने मुझसे वह हिमखंड नियंत्रण तकनीक का वादा न किया होता तो मैं इस लापरवाह साहसिक कार्य में तुम्हारे साथ कभी ना आता। विवेक को एकमात्र राहत अभयराव की गुप्त सुरक्षा से मिली। मेयर 9वें क्रम के शक्तिशाली व्यक्ति थे और उनकी मौजूदगी में मिशन सुरक्षित होना चाहिए, है ना? समूह तेजी से आगे बढ़ रहा था। यह कोई शारीरिक प्रशिक्षण सत्र नहीं था। हर कोई अपने राक्षसी भगवान परिवर्तन का उपयोग कर रहा था और उनके पास कोई अतिरिक्त बोझ नहीं था। इसके अलावा इस पर्वत श्रृंखला पर कई बार चढ़ाई कर चुके होने के कारण हर कोई रास्ता अच्छी तरह जानता था। वे तेजी से छतरीनुमा क्षेत्र को पार करते हुए काली पर्वत की गहराई में प्रवेश कर गए। इस बार हमारा लक्ष्य क्या है? दीपक ने थकान भरे स्वर में पूछा। उसकी सहनशक्ति अभी भी कमजोर थी। तेजस ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो थोड़ा रहस्य बनाए रखते हैं। जब हम उसे देखेंगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। चलो चलते समय राक्षसों से निपटने की रणनीति पर चर्चा करते हैं। विवेक ने पलटकर पूछा, तुम्हारी योजना क्या है? यद्यपि तेजस युवा था, लेकिन विवेक के साथ उसकी 2 वास्तविक लड़ाइयां और गौरव पर उसकी जीत ने उसे अपने साथियों से लड़ाई की गति को नियंत्रित करने की क्षमता के लिए मान्यता दिलाई थी। तेजस ने कहा, वरिष्ठ भाई, यदि हमें किसी राक्षसी जानवर का सामना करना पड़ता है तो आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। आपको जानवर के हमले को सीधे रोकना होगा और उसे धीमा करने और उसकी गतिविधियों को बाधित करने के लिए बर्फ तत्व का भी उपयोग करना होगा। इससे जानवर अपनी पूरी लड़ाकू शक्ति का उपयोग नहीं कर पाएगा। वरिष्ठ भाई गौरव, आपकी जिम्मेदारी भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब सबसे बड़ा भाई जानवर को रोक रहा होगा तो आपको सही समय पर क्रोनोक्रोक परिवर्तन का उपयोग करके उसे स्थिर करने का अवसर खोजने की जरूरत होगी। इससे हम एक आदर्श अवसर प्राप्त कर सकेंगे। यदि आप क्रोनोक्रोक परिवर्तन को सही तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं तो हम और भी शक्तिशाली राक्षसी जानवरों का सामना कर सकते हैं। वरिष्ठ बहन, आप टोही की जिम्मेदारी संभालेंगी। हम आप पर भरोसा करते हैं कि आप ये पता लगाएंगी कि क्या कोई राक्षसी जानवरों का समूह हमारी ओर आ रहा है। हमें अलग अलग जानवरों को संभालने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक समूह का सामना करना मुश्किल हो सकता है। आपकी टोही की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है और जब लड़ाई शुरू हो जाए
तो आपको उस राक्षसी जानवर को परेशान करना होगा जिसे वरिष्ठ भाई रोक रहे हैं। आपको उसकी सुरक्षा और मदद भी करनी होगी। मेरा क्या? मेरी भूमिका क्या होगी? दीपक ने जल्दी से पूछा। तेजस ने कहा, आपकी भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपकी दिव्य लोमड़ी दृष्टि भाग्य का निरीक्षण कर सकती है और हमें आपके द्वारा इसका उपयोग करके सबसे अच्छी दिशा चुनने की आवश्यकता होगी। युद्ध के दौरान आपको दिव्य लोमड़ी दृष्टि का उपयोग करके भाग्य का मार्गदर्शन भी करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भाग्य हमारे पक्ष में है। मैं आपके लिए एक सुरक्षित स्थान चुनूंगा और आपको केवल छाया में रहकर भाग्य को नियंत्रित करना होगा। सेलेस्टियल फॉक्स दृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण क्षमता नियति को नियंत्रित करना और उसका मार्गदर्शन करना है। यह अद्वितीय गुण तेजस ने अपने पिछले जीवन में कभी नहीं देखा था। भाग्य एक मायावी अवधारणा है जिसे अक्सर स्वर्ग की इच्छा कहा जाता है। सेलेस्टियल फॉक्स दृष्टि की भाग्य को देखने और मार्गदर्शन करने की क्षमता शुरू में मामूली लग सकती है, लेकिन इसका प्रभाव विशेष रूप से उच्च स्तरों पर असाधारण होता है। यही कारण है कि सेलेस्टियल फॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन को प्रथम श्रेणी की रक्त रेखा शक्ति माना जाता था। सेलेस्टियल फॉक्स दानव सम्राट वास्तव में दानव और अप्सरा जातियों के बीच के सबसे प्रभावशाली पात्रों में से एक था। यह सब देखते हुए दीपक को इतनी महत्वता दी गई थी। स्वाभाविक रूप से निचले स्तरों पर सेलेस्टियल फॉक्स दृष्टि द्वारा निर्देशित और देखी गई नियति सीमित होती है और इसकी प्रभावशीलता भी सीमित होती है। इसके अलावा दीपक की युद्ध क्षमता में भी कमी थी। फिर भी किसी भी क्षमता का होना बिना किसी क्षमता के होने से बेहतर है। कई वर्षों की साधना और संसाधनों के संकलन के बाद दीपक के पास तीसरे दर्जे का दिव्य लोमड़ी दृष्टि था, जिसे वह निश्चित रूप से कुछ सहायता प्रदान कर सकता था। अन्य छात्रों ने दीपक को युद्ध में मददगार नहीं माना, लेकिन तेजस की धारणा अलग थी। जब से तेजस रिडेम्पशन अकादमी में आया था, दीपक ने स्वचालित रूप से उसकी उपस्थिति का हिस्सा बना लिया था। रात में साधना करने के अलावा दीपक ने अधिकांश समय तेजस के आसपास ही बिताया। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण संकेत था। तेजस की दिव्य चेतना को पहचानने की क्षमता, जिसे सिया राव भी नहीं कर सकते थे, ने दीपक को तेजस के करीब होने के लिए प्रेरित किया। दीपक शायद पूरी तरह से न जानता हो, लेकिन उसकी अवचेतन भावना उसे तेजस के करीब रहने का एहसास कराती थी। दीपक ने तेजस से बार बार कहा था कि वह उसका अभिभावक बनना चाहता है। दीपक ने यह बात किसी और से साझा नहीं की, लेकिन तेजस से मिलने के कुछ ही दिनों में यह विचार व्यक्त किया। दीपक की अवचेतन भावना ने उसे तेजस के भाग्य से जुड़ने के लिए प्रेरित किया था। इसलिए तेजस के दृष्टिकोण से दीपक वास्तव में भाग्य को समझ सकता था, उसका अनुसरण कर सकता था और भाग्य में परिवर्तन का मार्गदर्शन कर सकता था। उसका साथ होना एक शुभंकर की तरह था, जो सौभाग्य को आकर्षित करने और दुर्भाग्य को दूर करने में सहायक था। दीपक का बिना किसी हिचकिचाहट के टीम में शामिल होने का फैसला केवल भरोसे पर आधारित नहीं था। आखिरकार वे एक दूसरे को केवल 2 दिनों से ही जानते थे। इतनी जल्दी इतनी गहरी समझ कैसे विकसित हो सकती है? दीपक की इस फैसले की खुशी के पीछे वह महसूस कर रहा था कि तेजस के साथ रहने से उसे भाग्य का समर्थन मिलेगा। यद्यपि शिक्षकों ने शायद इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा, दीपक की दिव्य लोमड़ी दृष्टि धीरे धीरे उसके जीवन पथ को प्रभावित कर रही थी। तेजस ने अपनी गहरी समझ के माध्यम से इस बदलाव को नोटिस किया और यही कारण था कि उसने दीपक को अपने साथ लाने का निर्णय लिया। तेजस ने जिन लोगों को बुलाया था वे थे जिनसे उसे उम्मीद थी कि वे अपनी साधना में सुधार करेंगे और बदले में उसे भी अपनी साधना में सुधार करने में मदद करेंगे। तेजस का इरादा दीपक के सेलेस्टियल फॉक्स विजन को हासिल करने का था, जिसमें विवेक का आइस निम्फ ट्रांसफॉर्मेशन एक विकल्प था। पहले से ही चांदनी का गोल्डन रॉक ट्रांसफॉर्मेशन और गौरव का क्रोनोक्रोक ट्रांसफॉर्मेशन उसके पास था, और अब वह पूरा संग्रह प्राप्त करने की योजना बना रहा था। यह प्रक्रिया अपनी क्षमताओं को विकसित करने के समान थी। अब जो स्थिरता और ताकत उसे हाल ही में प्राप्त हुई थी, उससे तेजस धीरे धीरे अपने भाग्य पर नियंत्रण प्राप्त कर रहा था, जिसकी उसे इस जीवन में बहुत कमी महसूस हो रही थी।